नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश का विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। पूरे देश में मीडिया में एक चर्चा है कि क्या कांग्रेस बेवकूफ़ है, कांग्रेस के जो नेता हैं उनको बुद्धि नहीं है। जब वो जानते हैं कि मोदी सरकार पूर्ण बहुमत में है, इसके बाद भी अविश्वास प्रस्ताव लाना, क्या ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है? ये चर्चा चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता समेत पूरी मीडिया इस बात को समझाने में लग गया है कि गणित क्या है, मोदी सरकार के पास कितनी सीटें हैं, विपक्ष के पास कितनी सीटें हैं। और सब लोग एक चर्चा का निचोड़ बता रहे हैं कि कांग्रेस ने ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि इसमें तो साफ दिखाई दे रहा है कि बहुमत में है मोदी सरकार। तब ये इन्होंने ऐसा क्यों किया है? तो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से वो राज बताने जा रहा हूं जो कांग्रेस इस अविश्वास प्रस्ताव के पीछे करना चाहती है। वो राज है कांग्रेस का। असली खेल कांग्रेस का यह है कि जो मणिपुर हिंसा को लेकर पिछले 20 तारीख से लेकर और अभी तक दोनों सदनों में कांग्रेस हल्ला कर रही है कि मोदी जी मणिपुर पर जवाब दें। असली मुद्दा यह है कि मणिपुर पर उनको, मोदी को घेरना है, दुनिया में मोदी सरकार को बदनाम करना है और पूरी दुनिया में एक मैसेज देना है कि मोदी सरकार के तहत जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, वो देश में सुरक्षित नहीं है। और ये मैसेज देने के लिए ही पूरी टूल किट तैयार की गई। इस टूल किट के तहत ही मणिपुर की जो हिंसा हो रही है उसके पीछे जो चीन है, उसके पीछे जो कुछ जोर सोरस जैसी ताकतें हैं, असली मुद्दा है मोदी को बदनाम करना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर और देश के अंदर। और इसीलिए आपको बताएं, इन्होंने इस पूरे षड्यंत्र का खाका रचा। अब जब ये मोदी को घेर रहे हैं, आपको एक बात पूछता हूं, आप ये बताइए, जब किसी राज्य में कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है तो क्या उसके लिए देश का प्रधानमंत्री जवाबदेह है? क्या उसके लिए केंद्र का गृह मंत्री जवाबदेह है? उत्तर तो है बिल्कुल नहीं। अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है, उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में हर चुनाव के बाद हिंसा हुई, चुनाव के समय हिंसा हुई, चुनाव से पहले हिंसा हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? भारत का एक राज्य है पश्चिम बंगाल, लेकिन उसके लिए ममता बनर्जी से जवाब मांगा जा रहा है। अगर कहीं बिहार में गैंगरेप हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है, नीतीश कुमार उसके लिए जवाबदेह हैं। अगर राजस्थान की सरकार के अंदर 6000 से अधिक बलात्कार हुए हैं और वहां आदिवासी महिलाओं के साथ भी बलात्कार हुए हैं, उसका जवाबदेह कौन है? अशोक गहलोत हैं। फिर इसी तरह जब मणिपुर में कोई हिंसा हो रही है, उसके लिए कौन जवाबदेह है? वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन। अब एन बीरेन के बजाय ये सीधा मोदी जी से जवाब मांग रहे हैं। इसी के राज को समझने की जरूरत है कि आखिर में ये जो कांग्रेस है, इसकी मंशा क्या है? इसकी मंशा बिल्कुल साफ है कि चाहे कोई भी हिंसा या कोई घटना, दुर्घटना उत्तर प्रदेश में होगी तो जवाब मोदी से मांगा जाएगा, मध्य प्रदेश में होगी तो जवाब मोदी से मांगा जाएगा, यदि ये घटना कोई असम में होती है तो जवाब मोदी से मांगा जाएगा। यानी बिल्कुल क्लियर कट कांग्रेस का एक एजेंडा है जो 2014 के बाद से वो चला रही है कि भाजपा शासित राज्यों में यदि कहीं भी कोई गड़बड़ी होती है तो उसके लिए भी केंद्र सरकार जिम्मेदार है, और केंद्र सरकार की टेरिटरी में या जो उनके जुड़े हुए काम है उसमें अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसके लिए तो मोदी जिम्मेदार है ही। यानी इनको केवल मोदी को टारगेट करना है और इसीलिए इन्होंने बड़ी चालाकी से मणिपुर हिंसा को मोदी से जोड़ दिया। अब मोदी जी ने ये जो मानसून सत्र के पहले एक संक्षिप्त मीडिया में एक संबोधन करते हुए कहा था कि घटना चाहे मणिपुर की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, फिर चाहे राजस्थान की, सभी मुख्यमंत्रियों को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर ठीक से, सख्ती से काम करना चाहिए। ये जो उनका संक्षिप्त संदेश था, ये इसीलिए था क्योंकि मोदी जी बताना चाहते थे कि राज्य से जुड़े हुए मामले वो मुख्यमंत्रियों के हैं और जहां तक एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है तो वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसके लिए कह सकता है, यहां तक कि बाध्य भी कर सकता है। और अगर ऐसा सरकार को लगता है, केंद्र को, कि कोई राज्य का मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन संभालने में नाकाम है, ऐसे में वो केंद्र की मदद से, यानी गृह मंत्रालय की मदद से वहां राष्ट्रपति शासन लगाकर
वो फिर कमान संभालता है। फिर ये जो मणिपुर का मामला है, इसमें कांग्रेस ये मुद्दा उठा रही है, मोदी से जवाब मांग रही है, और केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि मामला क्योंकि मुख्यमंत्री का है, इसके बाद आता है गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय के अमित शाह वो कह रहे हैं कि मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जो एक्शन वहां हो रहा है उसके लिए गृह मंत्री जवाबदेह है कि वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। गृह मंत्रालय ही अगर देखता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो मुख्यमंत्री उसको संभालने में नाकाम है, तो गृह मंत्री ही उसको एक्शन लेता है, गृह मंत्री ही राष्ट्रपति शासन की संस्तुति करता है, और फिर वहां सेंट्रल फोर्स को उतार कर वो सिचुएशन को कंट्रोल करता है। अब कांग्रेस गृह मंत्री के इस जवाब को देने को मंजूर नहीं कर रही है, वो कहती है जी मोदी जी जवाब देंगे। तो अब आप समझिए कि जब केंद्र ने ये तय कर लिया कि आप कितना भी हल्ला करें, कितना भी नैरेटिव चलाएं, कुछ भी मोदी के विरुद्ध करें, मोदी जी तो इस पर जवाब देंगे नहीं। जवाब आपको चाहिए, जवाब मिलेगा, और वो जवाब देंगे अमित शाह। जिम्मेदारी भी उन्हीं की है, परंपरा भी यही है, नियम भी यही है। आज की जितनी पहले सरकारें हुई हैं, सब में यदि कहीं राज्य की सिचुएशन खराब हुई है तो केंद्र के गृह मंत्री से ही जवाब मांगा गया है, और केंद्र के गृह मंत्री ने जवाब दिया भी है। उन्हीं का मंत्रालय है, प्रधानमंत्री का जवाब बनता ही नहीं है। ये जो कांग्रेस है ये अच्छी तरह इस बात को जानती है। अब कांग्रेस को तो अपना नैरेटिव चलाना है, उसको तो सिद्ध करना है कि भारत के अंदर अल्पसंख्यक असुरक्षित है। और इस मुद्दे पर आपने देखा राहुल गांधी किस तरह से अमेरिका में जाकर ये बयान देते हैं, इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, यहां तक कि अमेरिका की सांसदों से बातचीत करते हुए भी वो ये बोलते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं। वो इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं, तो वो 2014 के बाद से लगातार इस पर काम कर रहे हैं कि मोदी को अल्पसंख्यक SC, ST, OBC और जो शेड्यूल ट्राइब हैं इनका विरोधी बता दिया जाए। याद करिए 2014 के बाद से जिस तरह से आर्टिफिशियल हमले हुए, उसमें कांग्रेस ये नैरेटिव बिल्ड करना चाह रही थी। कांग्रेस का एक एक चाल, एक एक षड्यंत्र फेल होता चला गया और एक्सपोज हो गई बुरी तरह, लोग समझ गए। और जब भी इन्होंने कहा कि भारत में मुस्लिम असुरक्षित है, पसमंदा मुसलमान मीडिया में आए और उन्होंने सामने आकर के कहा कि देखिए यहां हम तो बड़े मौज में हैं, जो भी सरकारी सुविधा है वो हमें मिल रही है, हम आजादी से इस देश में जी रहे हैं, तो वो नैरेटिव फेल हो गया। इसी तरह फिर इन्होंने सिखों को आगे लाए, क्योंकि सिख अल्पसंख्यकों में आते हैं, तो सिखों के जरिए पंजाब में इन्होंने हालात खराब करने की कोशिश की। जो किसान बिल थे उनके जरिए खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा देने की कोशिश की। लेकिन जब आप देखिए अफगानिस्तान से सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के साथ निकाल करके मोदी सरकार लाई, और उन सिखों ने जो बयान दिए, जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग थे वो मात्र 0.1% भी नहीं थे, तो इनका नैरेटिव सिखों को लेकर भी फेल हो गया। अब इन्होंने तीसरा नुक्ता सोचा कि भैया मुसलमान को लेकर हम फेल हो गए, सिखों को लेकर फेल हो गए, तो अब क्या किया जाए। तो इन्होंने अब शेड्यूल ट्राइब वाला मुद्दा उठाया और नॉर्थ ईस्ट को टारगेट करने की कोशिश की, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वो स्थान है जहां से चीन अपनी एंट्री कर सकता है, और एक अलग देश बनाने की मांग वहां से पिछले काफी वर्षों से उठती रही है। इस अध्यादेश के जरिए कांग्रेस की केवल एक चाल है, क्योंकि वहां उनको जिस नियम के तहत सुनने के लिए, उनकी बहस में तैयारी करने के लिए मोदी सरकार तैयार हो रही है, उसके जरिए तो केवल 2.5 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे बहस होगी, जवाब अमित शाह देंगे, तो इनको मौका नहीं मिलेगा जो ये नैरेटिव बनाना चाहते हैं। जो हर पार्टी का नेता इसमें मोदी को बदनाम करना चाहता है, और इसीलिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। इस अविश्वास प्रस्ताव के लाने में कांग्रेस की एक बड़ी चाल है, वो ये जानती है कि यह अविश्वास प्रस्ताव फेल ही होना है, ये गिरना ही है, क्योंकि मोदी के पास पूरा बहुमत है। और ये जो आंकड़े अभी तक जो भाजपा के और बाकी लोग मीडिया वाले गिनवा रहे हैं, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं आपको कि जो विपक्ष है उसके पास लोकसभा में 144 सदस्य हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले अपने 303 संख्या है, एनडीए का मिला दे तो 331 है, यानी कहीं ज्यादा संख्या है। लेकिन ये जो बिल लाया गया है, अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है, इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि एक ये जो पार्टी है विपक्षी,
इनको एक टाइम मिलेगा और उस टाइम में हर पार्टी के जो सांसद हैं उसको बोलने का संसद में समय दिया जाएगा। और उस समय में आप देखना, मैं आपको एडवांस में न्यूज़ बता रहा हूं, ये मोदी सरकार को घेरने के लिए जो भी झूठ बोल सकते हैं वो झूठे तथ्य रखेंगे। ये मणिपुर पर मोदी को घेरेंगे और जो अभी तक इनकी बात संसद में सुनी नहीं जा रही थी, ये केवल हल्ला मचा रहे थे, अब ये शांति से, आप देखना हर बार ऐसे होता है, अब ये विपक्षी नेता बोलेंगे और इनको लोकसभा टीवी कवर करेगा और फिर बाकी मीडिया इनकी उस खबर को प्रसारित करेगा। यानी जब सदन के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे होंगे, अधीर रंजन चौधरी बोल रहे होंगे, पी चिदम्बरम बोल रहे होंगे, तो ये सारे नेता बोलेंगे और पूरी दुनिया सुनेगी और ये अपना नैरेटिव जो चलाना चाहते हैं मणिपुर के ऊपर, ये उस नैरेटिव को रखेंगे, मोदी को बदनाम करेंगे। और मोदी को बदनाम इस बार ये करने वाले हैं लेकर, ये एक नया ट्रेंड लेके आए हैं, क्योंकि वहां जो हमले हो रहे हैं वो हमले कोई धार्मिक हमले नहीं है, वो हमले किसी जातीय के हमले भी नहीं है। मणिपुर की जो हिंसा है उसके पीछे ड्रग के माफिया हैं, आतंकवादी ग्रुप हैं और ये समस्या देश के आजादी के पहले से, अंग्रेजों के समय से है। लेकिन आप देखना कि ये संसद में इस तरह से उसको प्रस्तुत करेंगे जैसे कि मोदी सरकार क्रिश्चियन विरोधी है। ये एजेंडा पहले से चलाया जा रहा है, नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर चर्च को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। और इस तरह से अब ये इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए एक एक नेता इन विपक्षी पार्टियों का बोलेगा और बोलेगा तो मोदी को घेरेगा। बस इनकी मंशा यही है। इनको यह अच्छे से पता है कि प्रस्ताव तो पास होना ही है, सरकार के पास पूरा बहुमत है, लेकिन ये अपनी आवाज इंटरनेशनल फोरम पर पहुंचाना चाहते हैं। टूल किट पूरी तरह से तैयार है। आप याद करिए, रवीश कुमार पिछले 15 दिन से विदेश में बैठे हुए हैं और इनका जो मीडिया है किस तरह का नैरेटिव बना रहा है, इनका सोशल मीडिया, इनका जो है मीडिया, इनके साहित्यकार, यहां तक कि बॉलीवुड की उर्फी जावेद को भी आपने देखा, जिसकी ना कोई फिल्म है, ना कोई गाना है, ना कोई पूछता है, लेकिन वो भी मणिपुर का एक कार्ड लेकर के खड़ी हो गई। यानी पूरा इन्होंने टूल किट गैंग तैयार कर रखा है कि मोदी सरकार को कैसे अल्पसंख्यक विरोधी बताया जाए। तो एजेंडा अपना चलाने के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, ये जानते हुए भी कि फिर जब मोदी जी जवाब देंगे, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता इनका जवाब देंगे, तो इनकी बखिया उगड़ेगी और हमेशा की तरह मोदी जी इनको एक्सपोज करेंगे। और मोदी जी जब इनके बारे में बताएंगे तो पूरी दुनिया, आप देखना, वो देखेगी कि कांग्रेस के कारनामों के कारण ही ये समस्या पैदा हुई है। और फिर मुद्दा यह भी उठेगा कि यदि मणिपुर के लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं तो फिर पश्चिम बंगाल के लिए क्यों नहीं, पश्चिम बंगाल पर भी वो जवाब देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मणिपुर की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए क्योंकि वहां हिंसा हो रही है और वो मुख्यमंत्री फेल है, तो सबसे पहले फिर पश्चिम बंगाल की सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाकर गिराना चाहिए, क्योंकि वहां भी लंबे समय से हिंसा हो रही है, वहां भी बमबाजी हो रही है, वहां भी सामूहिक रेप हो रहे हैं। और फिर गिराई जानी चाहिए राजस्थान की सरकार भी, क्योंकि वहां का एक मंत्री जो कि अब पूर्व मंत्री है, वो अपनी सरकार पर आरोप लगाता है कि सरकार में बैठे हुए 60% से अधिक मंत्री बलात्कारी हैं और वो नार्को टेस्ट की चुनौती देता है। तो मोदी सरकार को यदि आप मणिपुर पर यह कहना चाहते हैं कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगे और वहां के मुख्यमंत्री को हटाया जाए, तो अशोक गहलोत और ये ममता बनर्जी को क्यों ना हटाया जाए, यह भी सवाल भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहिए इन विपक्षी नेताओं से। तो मैंने आपको बताया एजेंडा क्या है, इनकी मंशा क्या है, लेकिन कांग्रेस अपने ही चाल में फंसेगी जब भारतीय जनता पार्टी मैदान में इनका जवाब देने उतरेगी। और मोदी जी की तो आप कला को जानते ही हैं कि वो जिस तरह से आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ बात को रखते हैं, पुराना इतिहास भी आपको संसद में सुनने को मिलेगा कि कांग्रेस के क्या क्या पापों के कारण हमारे देश का नुकसान हुआ है और देश को बांटने वाली ताकतें। मोदी जी ने एक शब्द छेड़ा था INDIA, इसको लेकर जो उन्होंने कहा था और आतंकवादी ग्रुप के नाम जोड़े थे, उसके पीछे भी यही राज था। मोदी जी कहना चाहते थे कि ये वो लोग हैं जो देश को बांटना चाहते हैं, जैसे कि इंडियन मुजाहिदीन, जैसे कि PFI। क्योंकि राहुल गांधी का वो बयान सुनिए जो वो कहते हैं कि भारत तो एक देश ही नहीं है, ये तो राज्यों का समूह है। यानी अंग्रेजों की जो चाल थी नॉर्थ ईस्ट को लेकर, चाहे भारत के कश्मीर को लेकर, चाहे पंजाब को लेकर,
कि इस देश के टुकड़े कर दिए जाएं। उसी विचारधारा को राहुल गांधी और कांग्रेस आगे बढ़ा रहे हैं और इसीलिए ये एक्सपोज होंगे संसद के इसी अविश्वास प्रस्ताव के दौरान और इनको एक्सपोज करेंगे मोदी जी। देखते रहिए, इंतजार करिए और ये पक्का है कि जब मोदी जी जवाब देंगे उसके बाद ये विपक्षी पार्टी के नेता और कांग्रेस मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।